हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग फैक्ट। दोस्तों, आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और डब्ल्यूसीएल यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में होने वाले माइनिंग सरदार जूनियर ओवरमैन और सर्वेयर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एमसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने पिछले वीडियो में फॉर्म से रिलेटेड वीडियो बनाया था जो कि पार्ट 1 था। आज हम दोस्तों पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे जो कि बचा हुआ फॉर्म से रिलेटेड वीडियो रहेगा। तो दोस्तों, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पर आज के। तो पहला है, घायल व्यक्तियों के ड्यूटी पर लौटने का डिटेल्स किस फॉर्म में दी जाती है। यानी जब कोई व्यक्ति माइंस में घायल हो जाता है या फिर किसी के एक्सीडेंट हो जाती है तो वह जब पुनः रिटर्न होकर माइंस में ड्यूटी के लिए आता है तो उसका डिटेल्स कितने दिन बाद किस फॉर्म में दी जाएगी। तो ऑप्शन है ए फॉर्म 4A, ऑप्शन बी है फॉर्म 4B, ऑप्शन सी है फॉर्म 4C एंड ऑप्शन डी है फॉर्म 5। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यानी फॉर्म 4C। जब कोई व्यक्ति घायल व्यक्ति काम पर वापस लौटता है तो उसे फॉर्म 4C में उसका पूरा डिटेल्स भेजा जाता है चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट को। अगला है, घायल व्यक्तियों के ड्यूटी पर लौटने का डिटेल्स कितने दिन के अंदर दी जाएगी। यानी जब कोई घायल व्यक्ति काम पर लौटता है तो उसका डिटेल्स कितने दिन पर फॉर्म 4C में दी जाएगी। तो ऑप्शन ए है 30 डेज, ऑप्शन बी है 50 डेज, ऑप्शन सी है 14 डेज एंड ऑप्शन डी है 7 डेज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जब कोई घायल व्यक्ति काम पर लौटता है तो उसके काम पर लौटने के 15 दिन के अंदर फॉर्म 4C में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। अगला है, माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन से कोई डिसीज नोटिफाइड डिसीज मानी जाती है। यानी माइंस एक्ट जो 1952 में बनाया गया था उसके किस सेक्शन के तहत जो रोग है उसे नोटिफाइड डिसीज माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सेक्शन 22, ऑप्शन बी है सेक्शन 35, ऑप्शन सी है सेक्शन 24 एंड ऑप्शन डी है सेक्शन 25। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यानी माइंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रोग है वह नोटिफाइड डिसीज मानी जाती है, वह सेक्शन 25 के अंतर्गत मानी जाती है। दोस्तों, नोटिफाइड माइनिंग डिसीज 8 प्रकार की होती है। अगला है, यदि खान में नियोजित किसी भी व्यक्ति को नोटिफाइड डिसीज हो जाता है तो किस फॉर्म में इसकी सूचना दी जाती है। यानी माइंस में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि नोटिफाइड माइनिंग डिसीज हो जाता है तो उसकी सूचना किस फॉर्म में दी जाएगी। तो ऑप्शन ए है फॉर्म 4A, ऑप्शन बी है फॉर्म 4C, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है फॉर्म 5 एंड ऑप्शन डी है फॉर्म 6। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी यानी नोटिफाइड माइनिंग डिसीज की जो सूचना है वह फॉर्म 5 में दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि माइंस में नियोजित किसी भी व्यक्ति को नोटिफाइड डिसीज हो जाती है तो कितने दिन के अंदर इसकी सूचना दी जाएगी। यानी जब किसी व्यक्ति को नोटिफाइड डिसीज हो जाती है तो कितने दिन के अंदर इसकी सूचना चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट तथा कंपनसेशन अधिकारी को दी जाती है। तो इसका ऑप्शन है 24 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर एंड 7 दिन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी यानी 30 दिन के अंदर। सॉरी दोस्तों, ये 30 दिन है। यानी जब किसी व्यक्ति को नोटिफाइड डिसीज हो जाती है तो इसकी सूचना है वह 30 दिन के अंदर फॉर्म 5 में दी जाती है। अगला है, कोई भी एक्सीडेंट CMR यानी कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के किस रेगुलेशन के तहत डेंजरस मानी जाती है। यानी जब माइंस में कोई भी एक्सीडेंट हो जाती है तो CMR 2017 के किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वह डेंजरस मानी जाती है। तो ऑप्शन ए है रेगुलेशन 8, रेगुलेशन 7, ऑप्शन सी है रेगुलेशन 6 एंड ऑप्शन डी है रेगुलेशन 5। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी माइंस में जो भी एक्सीडेंट होती है वह रेगुलेशन 8 के अंतर्गत डेंजरस एक्यूरेंसेस मानी जाती है। अगला है, माइंस मिनिमम कितने दिन से अधिक बंद रहने पर बिना परमिशन के उसे नहीं खोला जा सकता। यानी जब माइंस को किसी कारण से बंद कर दिया जाता है
चाहे तो कितने दिन यदि बंद है तो विदाउट परमिशन उसे ओपन नहीं किया जा सकता, यानी रीओपन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए है 30 डेज, ऑप्शन बी है 60 डेज, एंड ऑप्शन सी है 90 डेज, एंड ऑप्शन डी है 6 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी जब कोई माइंस अबेंडन कर दी जाती है या फिर बंद कर दी जाती है या फिर कोई माइंस 60 डेज या फिर अधिक समय तक के लिए बंद कर दी जाती है तो विदाउट परमिशन उसे रीओपन नहीं किया जाता है। तो रीओपन करने के लिए दोस्तों फॉर्म 1B में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर से 30 दिन पहले परमिशन लेना पड़ता है। अगला है 28, ओपन कास्ट वर्किंग में डंप या साइड का फेलर होना डेंजरस एक्यूरेंसेस माना जाएगा, यानी ओपन कास्ट वर्किंग में जो भी डंप की जाती है या फिर साइड यदि उसका फेलर हो जाता है तो वह डेंजरस एक्यूरेंसेस माना जाएगा, यस और नो। तो इसका जो राइट आंसर है यानी ए, यस, यानी जो भी सम्प या साइड का फेलर होता है उस वह डेंजरस एक्यूरेंसेस के अंतर्गत आती है। अगला है व्हाट इज आइसोलेटर, यानी आइसोलेटर क्या है? तो ऑप्शन ए है सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी है स्विच, ऑप्शन सी है स्विच गियर, एंड ऑप्शन डी है कॉन्ट्रैक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं। अगला है 30 नंबर, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्टेमिंग रॉड, यानी विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्टेमिंग रॉड, यानी जो स्टेमिंग के लिए जो रॉड यूज किया जाता है वह किस मटेरियल का बना होना चाहिए? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी है वुड, ऑप्शन सी है आयरन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी वुड यानी लकड़ी का बना होना चाहिए। यदि दूसरे मटेरियल का बना होगा तो उससे स्टेमिंग करते वक्त उस पर एक्सप्लोजन विस्फोट होने का खतरा हो सकता है, चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी जिससे माइंस में विस्फोट हो जाएगा। तो इसीलिए स्टेमिंग जो रॉड होती है वो लकड़ी का बना होता है। तो अब अगला है 31, इन विच डिग्री ऑफ गैसियस सीम यूजिंग ऑफ FLP इज नॉट मैंडेटरी फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी किस प्रकार की डिग्री, दोस्तों डिग्री 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट डिग्री माइंस, सेकंड डिग्री माइंस और थर्ड डिग्री माइंस। तो किस प्रकार की डिग्री में FLP यानी फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वह कंपलसरी नहीं है? तो ऑप्शन ए है डिग्री फर्स्ट, ऑप्शन बी है डिग्री सेकंड, ऑप्शन सी है डिग्री थर्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी डिग्री फर्स्ट की माइंस में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उपयोग किए जाते हैं उनका फ्लेम प्रूफ होना कंपलसरी नहीं है। अदरवाइज डिग्री सेकंड और थर्ड में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उनका फ्लेम प्रूफ होना कंपलसरी है। अगला है हु विल क्लासीफाइड डिग्री ऑफ गैसनेस ऑफ कोल सीम, यानी जो भी माइंस की डिग्री ऑफ गैसनेस होती है वह कोल की डिग्री ऑफ गैसनेस कौन डिफाइन करता है, यानी कौन डिसाइड करता है कि वह माइंस फर्स्ट डिग्री है या फिर सेकंड डिग्री है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी है एनी इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी है A&B, एंड ऑप्शन डी है ऑनर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी चीफ इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा या फिर उसके द्वारा नियोजित कोई अन्य इंस्पेक्टर कि कौन सी डिग्री की माइंस है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या फिर थर्ड डिग्री। अगला है 33 नंबर, ऑयल, ग्रीस, कैनवास और अदर इन्फ्लेमेबल मटेरियल शुड बी केप्ट इन अंडरग्राउंड माइंस, यानी जितने भी ऑयल, ग्रीस, कैनवास या अदर इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो ज्वलनशील पदार्थ हैं वह अंडरग्राउंड माइंस में किस पर रखे जाएंगे? तो ऑप्शन ए है रिजर्व स्टेशन, ऑप्शन बी है फ्लेम प्रूफ कंटेनर, ऑप्शन सी है वाटर फील्ड कंटेनर, एंड ऑप्शन डी है माइनर स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भी ऑयल, ग्रीस, कैनवास या फिर अदर इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स अंडरग्राउंड माइंस में उपयोग किए जाते हैं वह फ्लेम प्रूफ कंटेनर में रखे जाएंगे। अगला है मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर मैन राइडिंग सिस्टम, यानी मैन राइडिंग सिस्टम जो कि इंक्लाइन माइंस जो होता है उसमें व्यक्तियों के आने जाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसका मैक्सिमम ग्रेडियंट अधिकतम ढाल कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/12, एंड ऑप्शन डी है 1/10। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/4। तो जो मैन राइडिंग सिस्टम है उसका जो ग्रेडियंट है वह मैक्सिमम 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन,
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फॉल्ट, यानी फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2 प्रकार के, ऑप्शन बी है 3 प्रकार के, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी फॉल्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा रिवर्स फॉल्ट और तीसरा ट्रांसकरेंट फॉल्ट होता है। दोस्तों, यदि माइंस में फॉल्ट 5 मीटर से कम होता है तो वह जब माइंस की प्रोस्पेक्टिंग की जाती है तो उस टाइम पे इतनी छोटी जो फॉल्ट है वह समझ में नहीं आती है। इस तरह की फॉल्ट माइंस चलाने और वर्किंग करने पर ही समझ में आती है। तो अगला है व्हाट इज क्लियरेंस बिटवीन चेयर सीट टू फ्लोर इन मैन राइडिंग सिस्टम, यानी मैन राइडिंग सिस्टम में जो सीट होती है और फ्लोर से बीच का जो क्लियरेंस है वो कितना होनी चाहिए, यानी जो बैठने वाला सीट होता है और फ्लोर के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है 0.5 मीटर, ऑप्शन सी है 0.8 मीटर, ऑप्शन सी है 1 मीटर एंड ऑप्शन डी है 1.2 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी सीट और फ्लोर के बीच का जो डिस्टेंस है वह मिनिमम 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, और मैन राइडिंग के वन साइड और मैन राइडिंग और उसके जो साइड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वह 0.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी मैन राइडिंग और एक साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वह 0.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तथा दो जो वायर्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वह 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला है व्हाट इज डेप्थ ऑफ मैन होल, यानी मैन होल की डेप्थ कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 1 मीटर, ऑप्शन बी है 1.2 मीटर, ऑप्शन सी है 1.8 मीटर एंड ऑप्शन डी है 0.75 मीटर। तो दोस्तों, जो मैन होल का जो डायमेंशन है वह 1.8 मीटर हाइट होती है, 1.2 मीटर डेप्थ होती है एंड जो उसका विड्थ है वह 0.75 से 1 मीटर तक हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह इसमें मैन होल की डेप्थ पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.2 मीटर। अगला है 38 नंबर व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टब्स व्हेन टब्स आर पुशिंग बाय मैन, यानी जब 2 टब्स के बीच का व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 टब्स व्हेन टब्स, यानी 2 टब्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा जब कोई व्यक्ति उसे पुश करता है, व्यक्ति के द्वारा जब उसे पुश किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 1 मीटर, ऑप्शन बी है 3 मीटर, ऑप्शन सी है 5 मीटर एंड ऑप्शन डी है 10 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी 2 टब्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है जब किसी व्यक्ति द्वारा उसे पुशिंग किया जाता है तो 2 टब्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला है 39 व्हेन स्प्रैग हीट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग टब्स, यानी मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होगा। तो ऑप्शन ए है 1/10, ऑप्शन बी है 1/20, ऑप्शन सी है 1/15 एंड ऑप्शन डी है 30 है 1/30। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/20। जो स्प्रैग हीट है जो टब्स को यूज टू कंट्रोलिंग टब्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है उसका मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या है। तो इसका राइट आंसर 1/20। अगला है 40 नंबर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मेन डिप बफर एंड जेज रेल, मेन डिप बफर और जेज रेल के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना होगा। तो ऑप्शन ए है 30 मीटर, ऑप्शन बी है 40 मीटर, ऑप्शन सी है 50 मीटर एंड ऑप्शन डी है 20 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 मीटर, यानी मेन डिप बफर और जेज रेल का जो डिस्टेंस है वह 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ थ्रो इन फॉल्ट, यानी फॉल्ट की कंडीशन में थ्रो का डायरेक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन ए वर्टिकल, ऑप्शन बी है हॉरिजॉन्टल,
ऑप्शन बी है हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो थ्रो का फॉल्ट में थ्रो का जो डायरेक्शन होता है वह वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल में दोस्तों यदि ये कोई फॉल्ट प्लेन है और एक सिम यहाँ खिसक गई फॉल्ट के कारण, तो जो इसका और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, वही थ्रो कहलाता है। तो ये वर्टिकल थ्रो फॉल्ट की कंडीशन में वर्टिकल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्टिकल इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों कोल इंडिया से के किसी भी एग्ज़ाम के लिए या फिर जो भी DGMS द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, किसी भी तरह के जानकारी के लिए हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों हम ECL और WCL में होने वाले एग्जाम माइनिंग सरदार जूनियर ओवरमैन सर्वेयर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।